हमें कोई भाई नहीं था, हम सिर्फ बहनें ही थीं। पापा हमें बेटा बेटा से भी बढ़कर मानते थे। हम दोनों बहनें पापा की लाडली थीं। पापा ने हमें ही बेटा मान हमारे लालन पालन और पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। चंदा सुंदरता में माँ पर और स्वभाव से पापा पर गई थी। चंदा गुस्सेल स्वभाव की थी। वह दूसरे के अनुसार ढलने के बजाय दूसरे को अपने अनुसार ढालने में विश्वास रखती थी। सिचुएशन के अनुसार ढलने के बजाय सिचुएशन को अपने अनुसार ढाल लेती थी। यह उनका स्वभाव भी था और इसकी उनमें क्षमता भी थी। इसके विपरीत मेरा स्वभाव माँ पर, शकल सूरत पापा पर गई थी। मैं देखने में ठीक ठाक थी, शालीन व लुभावना सा व्यक्तित्व था। हर एक के साथ समझौता करने वाला लगभग शांत स्वभाव था। जब तक बहुत परेशानी ना हो तब तक मैं खुश ही रहती थी। हर तरह की सिचुएशन के साथ समझौता करना जानती थी। मेरे स्वभाव में दबंगता तो नहीं थी, पर मैं दब्बू स्वभाव की भी नहीं थी। चंदा का दबंग स्वभाव सबको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता। जो करे उनकी मन की करे, जो उनको ठीक लगे वह करे। विवाह के बाद भी पति व बच्चों पर उनका ही शासन रहा। यहाँ तक कि सास ने भी उनकी ही सुनी। किसी की क्या मजाल कि कोई उनकी इच्छा के विपरीत घर में कुछ कर दे। चंदा इतना मत दबाया करो सबको, बच्चों पर इतनी अधिक शासन रखना ठीक नहीं है। मैं अक्सर चंदा को समझाने का प्रयास करती। तू अपनी समझ अपने पास रख। तूने जैसे छोड़ा हुआ है अपने बच्चों को। मेरे दोनों बच्चे मजाल है मेरे सामने जोर से हंस भी दें। इतने आज्ञाकारी बच्चे हैं, मेरे ही नियंत्रण का फल है, वरना इनके पापा तो इनको बिगाड़ कर रख देते। चंदा बड़े गर्व से कहती। चंदा आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं बल्कि डरते हैं आपसे। आज्ञा प्यार से माने बच्चे तब तो ठीक, लेकिन यदि वे डर कर माने तो जिस दिन वे आत्मनिर्भर हो जाएंगे आपकी सुनेंगे भी नहीं। मैं दलील देती तो चंदा मुझे जोर से झिड़क देती। चंदा के इस दबंग रूप को अगर सकारात्मक पहलू से देखा जाए तो पूरी गृहस्थी का भार उनके ही कंधों पर था। जीजाजी अक्सर बीमार रहते थे, उन्हें दिल की बीमारी थी। किसी तरह वह नौकरी कर लेते थे बस, बाकी प्रॉब्लम्स चंदा की जिम्मे थी। चंदा हिम्मत वाली थी, हर मुश्किल का सामना वह किसी तरह कर लेती थी। इसीलिए जीजाजी बीमार होने के बावजूद थोड़ा जी गए, लेकिन बीमार दिल के साथ आखिर वह कितने दिन जी पाते। एक दिन परिवार को छोड़ वह इस दुनिया से कुछ कर गए। चंदा की हिम्मत ने परिवार की पतवार फिर से चलानी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने बेटी प्रीति की पढ़ाई छुड़वाकर उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। चंदा प्रीति पढ़ने में तेज है, उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों करा रही है, उसे पढ़ने दे। मैं बोली, तू अपनी गृहस्थी के बारे में सोच रूपा, मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझे दो टूक जवाब दे दिया। चंदा ना किसी की सुनती थी ना किसी की मानती थी। प्रीति भी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, बेटे ने भी बहुत कहा, पर चंदा ने ग्रेजुएशन ख़त्म करते ही उसका विवाह कर दिया। अपनी सफलता पर चंदा बहुत खुश थी कि उन्होंने अकेले होते हुए भी बेटी का विवाह कर दिया और बेटी ने चूं भी नहीं की। प्रीति को खुश देखकर मैंने भी अपने दिल को समझा लिया। हालांकि उसके सपनों की कोंपलों को झुलसते हुए मैंने महसूस किया था। चंदा कभी कभी बच्चों के साथ हमारे घर रहने आ जाती थी। उनका बेटा मानव इतना आज्ञाकारी था कि उन दिनों मुझे अपना मयंक कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ दिखाई देता। उन दोनों माँ बेटे में मैंने कभी बहस होते हुए नहीं देखी। माँ बेटे के बीच झगड़ा तो दूर की बात थी, जबकि मेरे और मेरे बेटे के बीच बिना कारण हमेशा ठनी ही रहती। मेरे बेटे को मुझ में कमी कमी दिखाई देती थी। चंदा अक्सर मुझे टोकती, तू मयंक पर थोड़ी सख्ती रखा कर रूपा, अभी से ऐसा लड़ता है, तुझसे तो बड़ा होकर क्या करेगा। तेरी जगह पर मैं होती तो थप्पड़ लगा देती। इतने बड़े बच्चे थप्पड़ से कहाँ काबू होते हैं। चंदा किशोरावस्था से गुजर रहे बच्चे इस समय थोड़ी बहुत समस्याएं तो होती ही हैं उनके साथ। इस दौर में मैं चंदा से बात करते हुए बीच का रास्ता अपनाती। नहीं, जैसे हम तो इस दौर से कभी गुजरे ही नहीं थे। चंदा तुनक कर कहती। मैं कैसे कहती कि
मैंने तो माँ के साथ झगड़ा भी नहीं किया होगा, पर तू तो हमेशा झगड़ती थी। चंदा के बेटे मानव ने इंजीनियरिंग किया और एक प्रतिष्ठित कंपनी में उसे जॉब मिल गई। चंदा बहुत खुश थी। उनको देखकर हम सभी खुश थे। मानव को देखकर दिल खुश हो जाता। मानव खूबसूरत, स्मार्ट, आज्ञाकारी स्वभाव का प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत युवक था। उसे देखकर कोई भी रश्क कर सकता था। एक से एक लड़कियों के रिश्ते उसके लिए आते। चंदा खुद ही सब जगह बात करती। चंदा से कई बार कहा भी मैंने, चंदा, हर किसी पर अंधा भरोसा मत किया करो। जिसने भी रिश्ते बताया, आप सोचती हो मानव पसंद कर ले, बस हाँ बोल दे तो और क्या देखना है। सब कुछ तो बायोडाटा में लिखा रहता है। सकल मानव देख ही लेता है। मैं अधिक परपंच में नहीं पड़ती। आखिर चंदा ने मानव का रिश्ता तय ही कर दिया। मानव की विवाह की तैयारियां होने लगी। विवाह हुआ। सुंदर सलोनी सी बहू घर आई तो सभी खुश थे कि आखिर चंदा ने अपने बच्चों की लाइफ सेटल कर ही दी। मेरा मयंक मानव से 1 साल ही छोटा है। उसकी नौकरी पर लगते ही मैंने भी शादी के लिए उसके दिमाग के पेंच कसने शुरू कर दिए। अभी कैसे शादी कर सकता हूँ मम्मी, पैसे भी तो चाहिए, इतने कम में कैसे गुजारा होगा। उसका जवाब सुनकर मैं हतप्रभ रह गई। आखिर प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत मेरे बेटे के पास गृहस्थी बसाने के लिए पैसे कब होंगे। नौकरी पर लग जाने के बाद भी मेरे बेटे व मुझ में किसी न किसी बात पर ठन ही जाती। जब घर आता तब आने के कुछ दिन तक और जाने की कुछ दिन पहले तक हमारे बीच में कुछ ठीक रहता। बाकी दिन किसी न किसी कारण से हम माँ बेटे के बीच अनबन चलती रहती। शादी के लिए हाँ बोलने में भी उसने मुझे बहुत परेशान किया। उसके पापा ने एक दिन उसे खूब जोर की डांट लगा दी। मयंक, यदि तुम अभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगे तो तुम्हारी शादी करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तब तुम खुद ही कर लेना। बच्चों की शादी करना माता पिता की जिम्मेदारी है और हम तुम्हारी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते हैं। तो जाकर उसने मौन स्वीकृति दी और बताया कि उसे एक लड़की पसंद है और वह उसी से शादी करेगा। उसके बताने से बची खुची आशा भी टूट गई। ऐसे लगा जैसे बेटे ने हमसे माँ बाप होने का हक भी छीन लिया। मैंने बहुत समय तक बेटे से बात भी नहीं की। किसी तरह मौन रहकर मैं अपने दुख पीती रही और खुद को आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करती रही। चंदा की बहू को देखती तो दिल में एक हुक सी उठती। काश मयंक ने भी लड़की ढूंढने का काम मुझ पर छोड़ा होता। छाट कर खानदानी बहू ढूंढती। आखिर रिश्तेदारी भी कोई चीज़ होती है। समधी भी तो अच्छे होने चाहिए। माता पिता अच्छे होते हैं तभी तो लड़की में अच्छे संस्कार आते हैं। लेकिन जब मयंक से कहा तो तुरंत जवाब मिल गया, ये पुराने ज़माने की घिसी पिटी बातें मत करो मुझसे। जिस लड़की से हम थोड़ी देर के लिए मिलते हैं उसके बारे में हम क्या जानते हैं, और जिसको मैंने पसंद किया है उसे मैं पिछले 4 साल से जानता हूँ। रश्मिका अच्छी लड़की है माँ, और वैसे भी परिवार और बीवी में संतुलन रखने का काम तो लड़के का है और वह मुझे अच्छी तरह से आता है। दिल किया कि कहूँ, तू तो माँ और अपने बीच में ही संतुलन नहीं रख पाया। कितनी लड़ाई करता है। अब बीवी और परिवार के बीच तू क्या संतुलन रखेगा। फिर भी उस तुनक मिजाज लड़के से ऐसी गंभीर बात सुनकर कुछ अच्छा सा लगा। उधर बहू के आने के बाद चंदा व्यस्त हो गई। उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। हम सभी बहुत खुश थे। जीजा जी के जाने के बाद उदासी व गम में डूबी चंदा को जिंदगी जीने का खूबसूरत बहाना मिल गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही उनका उत्साह कुछ कम होने लगा। फ़ोन पर उनकी बातें गमगीन होने लगीं। उत्साह की जगह चुप्पी ने ले ली। मैं बहू के बारे में कोई बात करती तो अक्सर वो टाल देती। जिस बेटे की तारीफ करते चंदा की जबान नहीं थकती थी, उसके बारे में बात करने पर चंदा अक्सर टाल जाती। मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा था। बेटा तो चंदा का हमेशा से ही आज्ञाकारी था। बहू भी ठीक ही लगती थी। मिलना ही कितना होता था उससे, फिर भी जितना देखा चुलबुली सी लगी थी। पता नहीं चंदा को क्या दुख खाए जा रहा है। जीजा जी के जाने का दुख तो खैर अपनी जगह पर ही है, पर
2 साल हो गए हैं उनको गए हुए। चंदा कभी इतनी गमगीन नहीं दिखी। इनसे कहा तो बोलें, तुम चंदा को उनके हाल पर छोड़ दो, उनका अब परिवार है। तुम बेकार बात में अपनी टांग मत अड़ाओ। चंदा को हमेशा अपनी मर्जी की आदत रही है। अब बहू आ गई है, बेटे बहू की अपनी ज़िंदगी है। हो सकता है अब उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा हो सकता है यही कारण हो। मैंने अपने मन को समझा लिया। हो सकता है बहू के आने से थोड़ा बहुत अनदेखा महसूस कर रही हूँ। मेरे बेटे ने तो लड़की पसंद कर ही ली थी, ना कि गुंजाइश ही कहाँ थी। मैं भी अपना मन पक्का कर शादी की तैयारियों में जुट गई। शादी की तैयारियां करते करते उदासी का स्थान आखिर उत्साह ने ही ले लिया। मैं भी भूल गई कि बेटा अपनी मर्जी से ब्याह कर रहा है। शादी में चंदा भी परिवार सहित आई। चंदा की बहू में अब नई बहू सा छुई मुईपन नहीं था। आखिर वह भी 1 साल की बेटे की माँ बन चुकी थी। मानो भी पहले की तरह माँ की हाँ में हाँ मिलाते नहीं दिखा, बल्कि माँ से बात बात पर टोका टोकी करता व तिरस्कार करता सा दिखा। मुझे आश्चर्य व दुख हुआ। जब बेटा ही माँ से इस भाषा में बात करता है, माँ की कमियां गिनाता रहता है, तो बहू से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मुझे अपनी भी चिंता हो गई। मेरा बेटा तो हमेशा लड़ाई में ही बात करता है। अब बहू के सामने भी ऐसे ही बोलेगा तो दूसरी जाति की वह अनजानी लड़की, जिसका मैंने इस घर में आने का विरोध भी किया था, मेरी क्या इज्जत करेगी? सास ससुर को क्या मानेगी? खैर, विवाह संपन्न हुआ और मेरे बेटे बहू हनीमून पर चले गए। चंदा 2 दिन रुकना भी चाह रही थी, पर मानो बिल्कुल नहीं माना। शायद उसको अपने 1 साल के बच्चे की देखभाल की चिंता थी। मैंने भी बहुत कहा, पर मानो का रवैया तो हमारे प्रति भी पराया सा हो गया था। चंदा, मयंक और रश्मिका हनीमून से लौट आए, तब मैं आऊँगी इस बार आपके पास। अच्छा। चंदा खास उत्साहित नहीं दिखी। मेरे कुछ दिन शादी के बाद के कार्य निपटाने में बीत गए। लगभग 10 दिन बाद मयंक और रश्मिका वापस आ गए। घर आकर भी वे अत्यधिक व्यस्त थे। आए दिन कोई ना कोई उनको डिनर और लंच पर बुला लेता। उसके बाद थोड़े दिन के लिए रश्मिका मायके चली गई और मयंक को भी मैंने ठेल ठाल कर उसके साथ भेज दिया। यही सही समय था। मैंने इनको मुश्किल से मनाया और 4 दिन के लिए चंदा के पास चली गई। मानव और उसकी पत्नी ने मुझे खास तवज्जो नहीं दी। लगता था जैसे पहले वाला मानव कहीं खो गया है। चंदा अलबत्ता खुश हो गई। इस बार मैंने चंदा को पकड़ ही लिया। चंदा, मुझे सच बताओ, क्या गम खाए जा रहा है आपको? आधी भी नहीं रह गई हो आप। चेहरा तो देखो अपना। मैं बोली, कुछ नहीं। चंदा की आंखें भर गई। कुछ तो है चंदा, मुझे भी नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? चंदा चुप आंसू पोंछती रही। मैं उनका हाथ सहलाने लगी। बोलना चंदा। पता नहीं रूपा, मानो को क्या हो गया है। बात बात पर मुझे टोकता है, मुझ पर चिल्लाता है। यूँ तो बात ही नहीं करता, और जब बात करता है तो कड़वा ही बोलता है। बहू तो तीखी है ही, पलट कर जवाब देना उसका स्वभाव ही है। पर मानो भी हमेशा उसका साथ देता है। उसे मुझ में कमियां दिखाई देती हैं। कैसे दिन बिताऊं इन दोनों के साथ? मेरे सामने जोर से भी न हंसने वाला मेरा बेटा, जिसने कभी मुझसे अलग जाने की हिम्मत नहीं की थी, आज मुझ पर अपनी बीवी के सामने इतनी जोर से चिल्लाता है कि सहन नहीं होता। चंदा फफक कर रोने लगी। पर ऐसा क्यों करता है मानव? पता नहीं, पुरानी पुरानी बातें याद कर कर मुझे दहाड़ता रहता है। पढ़ने वाले बच्चों पर तो बंधन सभी लगाते हैं रूपा। मैंने क्या गलत किया? मानव का आचरण समझ में नहीं आ रहा था। बहू आखिर कितनी भी खराब क्यों ना हो, तब भी क्या मानव का उसे समझाना जरूरी नहीं है? और कम से कम अगर उसकी बीवी पर नहीं चलती तो वह अपना व्यवहार तो ठीक रख सकता है माँ के साथ। चंदा जो कुछ बातें बता रही थी, लग रहा था जैसे मेरा किशोरावस्था का मयंक मेरे सामने आ खड़ा है। तब चंदा कहती थी, मैं तेरी जगह होती तो थप्पड़ लगा देती। क्या अब मानव को थप्पड़ लगा सकती है चंदा? क्या बहू को चुप करवा सकती है? चंदा की समस्या अपनों से थी, जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मानव मेरी सुनने वाला नहीं था। फिर भी मैंने एक बार मानव से बात करने की सोची। मैं 4 दिन वहाँ रही। मेरे सामने सब कुछ ठीक ही रहा।
लेकिन छोटी छोटी बातों में भी मैंने बहुत कुछ महसूस कर लिया। कच्चे पड़ते रिश्तों के धागों की तिड़कन, रिश्तों में आता ठंडापन, बहुत कुछ। एक दिन मैंने मानव को मौका देखकर पास बुलाया। कुछ कहना चाहती हूँ मानव तुमसे। कहिए मौसी। मानव ने बिना किसी लाग लपेट के नितांत लापरवाही से कहा। कुछ निजी सवाल करूँगी, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं अंदर से थोड़ा घबरा भी रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि होम करते ही हाथ जल जाए। क्या? मानव की प्रश्न भरी नज़रें मेरे चेहरे पर टिक गई। मेरे समझ में नहीं आया कैसे कहाँ से बात शुरू करूँ। क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है घर में? मेरे मुंह से फिसल गया। क्या ठीक नहीं चल रहा है? मानव की त्योरियाँ चढ़ गईं। अपनी माँ को नहीं जानते? मानव, चंदा अपने जीवन की कमियों के बारे में बात भी करती है कभी? वह तो हमेशा ही अपने आप को संपूर्ण दिखाना चाहती है। हाँ, चाहे उसके लिए घर वालों को कितनी भी घुटन क्यों ना हो। कैसी बात करती हो मानव? तू अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? जानता हूँ मौसी, जीवन भर माँ सब पर हुक्म चलाती रही। अब माँ चाहती है कि बेटे बहू की गृहस्थी भी उनके अनुसार ही चले। बहू को भी वह ऐसे ही अंकुश में रखे जैसे हम सबको रखती थी। उनकी किसी के साथ बन नहीं सकती। मानव गुस्से में बोला। मानव, क्या मैं चंदा को नहीं जानती? कितना संघर्ष किया है उन्होंने जीवन में। सभी नाते रिश्ते भी निभाए। तुम्हारे पापा को भी देखा। तुम्हें उनके संघर्ष को समझना चाहिए। यह नहीं कि पत्नी ने कुछ बोला और तुमने आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। मैं हिम्मत करके कह गई, मैं इस बारे में अधिक बहस नहीं करना चाहता मौसी। और मैं आंख मूंद कर क्यों विश्वास करूँगा? क्या मैं माँ को स्वभाव नहीं जानता? कहकर मानव उठ गया। मानव चला गया, लेकिन मेरे दिल में एक सूनापन छोड़ दिया। मानव का व्यवहार देखकर मैंने मयंक और रश्मिका की तरफ से अपना मन और भी मजबूत कर लिया। कैसा बदल जाता है बेटा शादी के बाद। और मेरा बेटा तो पहले से ही बदला बदलाया है। बस अंतर इतना है कि चंदा के साथ जीजा जी का साथ नहीं है। चंदा, कुछ दिन मेरे पास रहने आ जाओ। मैंने आते समय चंदा को गले लगाकर सांत्वना दी। उनके घाव पर तो मरहम भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि घाव अपनों ने दिए थे। परायों का मरहम क्या काम करता। घर पहुंची तो 2 दिन घर ठीक ठाक करने में लग गए। अगले दिन मयंक व रश्मिका वापस लौट आए। मैं अनायास ही मयंक के व्यवहार में मानव को ढूंढने लग गई। लेकिन अभी तो मयंक ही बदला हुआ नजर आ रहा था। पता नहीं कितने दिन का है यह बदलाव। मुझसे हर बात पर लड़ने और विद्रोह करने वाला मयंक बीवी के सामने अचानक इतना आज्ञाकारी कैसे हो गया? मयंक मुझसे और अपने पापा से प्यार और इज्जत से बात करता। रश्मिका नई लड़की थी। जैसा मयंक को देखती वैसा ही करती। मैं शाम की चाय बना रही थी। मयंक और रश्मिका लॉन में बैठे थे। तब तक उसके पापा लॉन में चले गए। एक कुर्सी खाली पड़ी थी। फिर भी मयंक ने उठकर पापा की तरफ अपनी कुर्सी बढ़ा दी। मैं अंदर से देख रही थी। चाय की ट्रे लेकर मैं बाहर आ गई। मयंक की ही तरह रश्मिका ने भी उठकर मेरी तरफ अपनी कुर्सी बढ़ा दी। मयंक ने उठकर मेरे हाथ से चाय की ट्रे ले ली। कहीं अंदर तक मन भीग गया। बात बड़ी छोटी सी थी, पर अपने मयंक के इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। नौकरी के बाद उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया तो था, लेकिन विवाह के बाद चंदा कहती है मानव अब वह मानव नहीं रहा, और इधर मयंक भी वह मयंक नहीं रहा। बदलाव तो दोनों में आया है, पर एक दूसरे के विपरीत। ऐसा क्यों? तभी मयंक मुझे कंधों से पकड़कर बिठाता हुआ बोला, बहुत कर लिया मम्मी आपने काम। अब अपनी जिम्मेदारी रश्मिका को दो और आप तो बस इसकी मदद करो और बैठकर राज करो। पापा के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ, घूमने जाओ। एक समय होता है जब माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, फिर एक समय आता है जब बच्चे माता पिता के लिए करते हैं। आप दोनों ने बहुत किया, अब हमारा समय है। मैं अपलक मयंक का चेहरा देखती रह गई। मयंक ने मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। रश्मिका ने अपने पापा और मुझे चाय का कप पकड़ा दिया। सभी बातें करते हुए चाय पी रहे थे और मैं अपने आप में गुम सोच रही थी कि किशोरावस्था में आवश्यकता से अधिक नियंत्रण ने शायद
मानव की गुस्से को, माता पिता के अनुशासन के प्रति उस उम्र के स्वाभाविक विद्रोह को बाहर नहीं निकलने दिया। मानव को चंदा से शिकायत भी हुई तो उसने अपने अंदर दबा ली। चिंगारी अंदर दबी रही और बहू की शिकायतों ने उसे शोलों में बदल दिया और किशोरावस्था में उन मासूम सी शिकायतों को इतना कठोर रूप दे दिया। मम्मी क्या सोच रही हैं? मयंक ने मुझे हिलाया तो मेरी तंद्रा टूटी। मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। चलिए हम सब रात को शो देख कर आते हैं। अरे हम तो अपने ज़माने में खूब गए मूवी देखने और तुम्हारा समय है, जाओ मैं भी तो देखूं कितने प्यारे लगते हैं मेरे बच्चे साथ साथ चलते हुए। कहकर मैंने उन दोनों को जबरन उठा दिया। हमारे बच्चे कार में बैठ रहे थे और हम दोनों उनको ममता भरी निगाहों से निहार रहे थे। मयंक माता पिता की इज्जत करता है, इसीलिए रश्मिका को कुछ समझाना नहीं पड़ता। मयंक उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन जैसा वह करता है वैसा ही रश्मिका भी करने की कोशिश करती है। वरना जब तुम्हारा बेटा ही तुम्हें आदर नहीं देगा, तुम्हारे वजूद को महत्व नहीं देगा, तो बहू से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और इसकी बुनियाद बहुत पहले किशोरावस्था में ही पड़ चुकी होती है। यदि उस उम्र में माता पिता की बच्चों के साथ हीनता की स्थिति रहती है तो वह स्थिति बाद में गंभीर हो जाती है। आज सही मायने में मैं बहुत खुश थी, मगर अपनी दीदी के लिए कहीं ना कहीं परेशान भी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।